ऐसा कोई भी पार्टिकल जो बाहर से आया है, या इसको हम फॉरेन पार्टिकल के नाम से भी जानते हैं। फॉरेन मतलब बाहर से आया हुआ कोई भी पार्टिकल, उसको हम बोलते हैं एंटीजन। तो हम डिटेल में समझ रहे हैं कि एंटीजन की और क्या क्या प्रॉपर्टीज होती है, या हम किसको एंटीजन बोल सकते हैं। ओके, तो सबसे पहला स्टेटमेंट देखो, एक एंटीजन ऐसा कोई भी सब्सटेंस जो कि ट्रिगर करता है इम्यून रिस्पॉन्स को इन द बॉडी। मतलब बॉडी में अगर कोई पार्टिकल आया और वो आपके इम्यून रिस्पॉन्स को इवोक कर दे, है ना, या जगाए, तो उसको हम बोलते हैं एंटीजन। ये कोई भी सब्सटेंस हो सकता है, ठीक है। टिपिकली एक एंटीजन कोई भी फॉरेन मॉलिक्यूल हो सकता है। फॉरेन मतलब बाहर से आया हुआ पार्टिकल, जैसे कि प्रोटीन का पार्ट हो सकता है, ये पॉलीसेकेराइड का बना हो सकता है, या फिर बहुत सारे पैथोजन जिनको आप जानते हो, जैसे कि बैक्टीरिया हो गया, वायरस हो गया, फंजाई, ये सब एंटीजन कंसीडर किए जाते हैं क्योंकि ये सब बाहर से आए, है ना। तो फॉरेन मॉलिक्यूल को ही आप एंटीजन बोल सकते हो इन शॉर्ट। इसके अलावा बहुत सारे सब्सटेंस जैसे कि पॉलन, डस्ट और कोई भी टिश्यू जो दूसरी बॉडी से आया है, वो भी आपके लिए एंटीजन हो गया। मतलब मैं अगर बोलूं कि कोई इंडिविजुअल, दो इंडिविजुअल्स है ना, ये एक इंडिविजुअल, ये दूसरा इंडिविजुअल, इसका ब्लड इसके पास चला जाए तो वो भी एक तरीके का फॉरेन पार्टिकल ही हो गया, ठीक है। पर अब इसमें डिपेंड करेगा रिलेशंस को। रिलेशन मतलब अगर एक ही स्पीशीज का है तो इसके फॉरेन होने के चांसेस थोड़े से कम है। अगर ये दूसरी, ये स्पीशीज कोई और है और ये स्पीशीज कोई और है, तो इसका एक सिंगल टिश्यू या सिंगल सेल भी इसके लिए एज अ एंटीजन काम कर सकती है। तो जब इम्यून सिस्टम डिटेक्ट करता है एंटीजन को, तो उसके रिस्पॉन्स में प्रोड्यूस करता है एंटीबॉडीज, और ये एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करना ही बताता है कि उसका इम्यून सिस्टम ठीक से काम कर रहा है। क्या होता है, जैसे ही आपकी बॉडी में कोई एंटीजन आया, आपका इम्यून रिस्पॉन्स होगा। और ये इम्यून रिस्पॉन्स होता क्या है, तो इम्यून रिस्पॉन्स मतलब सेल्स के एवज में कुछ फंक्शन परफॉर्म करेगी। तो जैसे ही एंटीजन आया, हमारी बॉडी में बनती है एंटीबॉडीज, और ये एंटीबॉडी क्या करती है, एंटीजन को पकड़ के लेके आती है, और इस एंटीजन को डिस्ट्रॉय करना पड़ेगा हमको, क्योंकि ये हमको नुकसान पहुंचा सकता है। ये एंटीजन सपोज कि कोई बैक्टीरिया है ना, आपकी बॉडी में कोई इन्फेक्शन हुआ, बैक्टीरिया आया। बैक्टीरिया के आने से आपकी बॉडी का जो इम्यून सिस्टम, क्योंकि वो डिफेंस का पार्ट प्ले करता है, तो इम्यून रिस्पॉन्स एक्टिवेट होगा। इसके रिस्पॉन्स में क्या होगा, बहुत सारी डब्ल्यूबीसी फंक्शन करेगी, और इसमें इंक्लूड है आपका एंटीबॉडी का प्रोडक्शन। एंटीबॉडी प्रोडक्शन से एंटीबॉडी एंटीजन को लेकर आती है और जनरली डिस्ट्रॉय करती है। ये आपका फंक्शनिंग होता है इन द रेस्पेक्ट ऑफ एंटीजन एंड एंटीबॉडी इंटरेक्शंस, ठीक है। तो इस स्लाइड में हमने देखा कि एंटीजन किसको बोलते हैं, एंटीजन क्या क्या हो सकते हैं, और एंटीजन के रिस्पॉन्स में बॉडी क्या करती है। तीन चीजें हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। ओके, इट्स ऑल अबाउट द एंटीजन। अब एक टर्म होता है, इसको बोलते हैं इम्यूनोजेनिसिटी, और एक टर्म होता है, इसको बोलते हैं एंटीजेनिसिटी। अब दोनों में क्या डिफरेंस है कि एंटीजन की वजह से जो रिस्पॉन्स होता है उसको बोलते हैं एंटीजेनिसिटी, और इम्यूनोजन की वजह से जो रिस्पॉन्स होता है, या इम्यूनोजन का जो कैरेक्टरिस्टिक होता है, उसको बोलते हैं इम्यूनोजेनिसिटी। दोनों में क्या डिफरेंस है और इनका क्या रिलेशन है। तो वैसे तो इम्यूनोजेनिसिटी और एंटीजेनिसिटी रिलेटेबल है, पर इम्यूनोजेनिक प्रॉपर्टी और एंटीजेनिक प्रॉपर्टी में कभी कभी कंफ्यूजन हो जाता है। तो इन दोनों को हम समझे कि क्या मतलब है इसका, तो इसके लिए हम एक टेबल देखेंगे। पर जनरली आप ऐसा समझो कि एंटीजेनिसिटी में नॉर्मल रिस्पॉन्सेस होते हैं, और इम्यूनोजेनिसिटी में आपका इम्यून सिस्टम इवॉक होता है। और इम्यून सिस्टम इवॉक होने के साथ स्पेशल डब्ल्यूबीसीज लाइक बी सेल और टी सेल्स का एक्टिवेशन होता है, और टी सेल। इन शॉर्ट हम ऐसे समझ सकते हैं, ठीक है। एंटीजन कोई भी फॉरेन पार्टिकल हो सकता है, जैसे कि पॉलन हो गया, डस्ट हो गया। इसके रिस्पॉन्स में नॉर्मल डब्ल्यूबीसीज रिस्पॉन्स कर सकती हैं, पर जब स्पेसिफिक रिस्पॉन्स देने लगे, जैसे कि बी सेल या टी सेल का एक्टिवेशन होता है, तो इसको हम बोलते हैं इम्यूनोजन। तो हर एंटीजन इस तरीके का इम्यूनोजेनिक रिस्पॉन्स नहीं देते, तो वो सिर्फ एंटीजन कहे जाते हैं। अगर ये आपकी बॉडी में ह्यूमरल और सेल मीडिएटेड टाइप का रिस्पॉन्स करे,
है ना। ह्यूमरल में कौन आते हैं तो बी सेल्स आता है, सेल मीडिएट में कौन आता है तो आपका टी सेल्स आता है। ओके, तो इसको हम बोलते हैं इम्यूनोजेनेसिटी, है ना। एक मिनट, हाँ ऑन कर लीजिए, तो ये भी ऑन कर लेते हैं, 2 मिनट। ये वाला लाइट बंद कर दो, दिख जाएगा। आपने क्लास ज्वाइन किया था क्या? जस्ट अभी आपने शायद किया। अच्छा, देख तो रही थी लेकिन ठीक है, तो हम थोड़ा सा यहाँ से देख लेते हैं जिन स्टूडेंट ने अभी ज्वाइन किया है उनके लिए। ओके, चलो देखो क्या लिखा है। चलो, हम पढ़ रहे थे इम्यूनोलॉजी के बारे में, है ना नंदिनी। चलो, तो एंटीजन समझते हो क्या होता है एंटीजन? जो एंटीबॉडी बनाता है ना। तो हम लोग पढ़ रहे हैं डेफिनेशन एंटीजन क्या होता है और एंटीजन के रिस्पांस में बॉडी क्या रिस्पांस करती है। तो फटाफट मैं बता चुकी हूँ, थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। ओके, एंटीजन क्या है? कोई भी सब्सटेंस हो सकता है जो बॉडी में आए और इम्यून रिस्पांस इवोक करे। इम्यून रिस्पांस इवोक करे मतलब, अब इम्यून रिस्पांस में क्या क्या होता है? तो हमारे इम्यून रिस्पांस में होता है डब्ल्यूबीसी स्पेशली, है ना। डब्ल्यूबीसी के भी बहुत सारे टाइप्स हैं, ग्रेन्युलोसाइट्स और ए ग्रेन्युलोसाइट्स। ग्रेन्युलोसाइट में कौन कौन आते हैं? न्यूट्रोफिल, इओसिनोफिल, बेसोफिल्स, है ना। अगर ये सब एक्टिव हो तो ये इम्यून रिस्पांस ही हो गया। जनरल रिस्पांस में कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन्स भी आते हैं, एंटीजन आया कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन्स भी एक्टिवेट कर सकते हैं। पर अगर मैं कोई भी फॉरेन पार्टिकल की बात करूं कि आपकी बॉडी में कुछ भी आया तो बॉडी रिस्पांस करती है। जैसे समझो कि 10 पार्टिकल भी आया तो आपको छींक आती है ना, तो ये भी एक रिस्पांस हो गया। तो जनरल रिस्पांस इंक्लूडिंग डब्ल्यूबीसी रिस्पांस दोनों इम्यून रिस्पांस में आते हैं। तो कोई भी पार्टिकल जो आपकी बॉडी में ऐसा रिस्पांस दे रहे हैं उसको हम बोलते हैं एंटीजन। ओके, तो इसके क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक है ये हम लोग देख रहे हैं आज डिटेल में। ये क्या है? जनरली आप इसको लिख सकते हो फॉरेन मॉलिक्यूल। ये फॉरेन मॉलिक्यूल्स क्या हो सकते हैं? बैक्टीरिया हो सकते हैं, वायरस हो सकते हैं, फंजाई हो सकता है। के अलावा सिंपल प्रोटीन भी आपकी बॉडी में डाला जाए ना कुछ, तो वो भी एंटीजन ही है। कुछ पॉलीसेकेराइड कॉम्प्लेक्स डाल देना तो वो भी एंटीजन ही हो गया, है ना। तो मुझे ये बताओ कि अगर आपने सीधा सीधा स्टार्च खा लिया तो क्या होगा? तो जैसे यहाँ पे दिया ना, पॉलीसेकेराइड हो सकते हैं, प्रोटीन हो सकते हैं, है ना। मैंने कोई सा प्रोटीन खा लिया, प्रोटीन एक्स, तो क्या वो मेरे लिए एंटीजन हो गया? क्यों? क्यों? देखो, खाना है, कोई सा खाना है, उसमें कोई भी बैक्टीरियल इन्फेक्शन था माइन्यूट, या नॉर्मल खाना है, जैसे आप नॉर्मल खाना खा रहे हो तो उसके साथ तो एयरबोर्न बहुत सारे बैक्टीरिया होते हैं। तो आपने खाना बनाया, आपने खाना खा लिया, उसमें कुछ एक
बैक्टीरिया भी गए होंगे, तो वो उनके अगेंस्ट हमारी बॉडी रिस्पॉन्स करती है क्या? नहीं करती। तो फिर दूसरे के अगेंस्ट क्यों करती है? हम अगर विटामिन्स और लेते हैं, जैसे जो बॉडी नहीं लेती, मतलब वो बताती है। देखो, पासेज पे भी डिपेंड करता है। जैसे कि आपने खाना खाया, तो आपका खाना गया पेप्टिक एरिया में, तो वहाँ डाइजेस्ट हो गया, तो वो माइक्रोब्स आपका नुकसान नहीं कर पाए, इसलिए वो आपके लिए एंटीजन नहीं रहे वहाँ। डाइजेस्ट कर दिया तो उनका इम्पैक्ट नहीं हुआ। पर उसमें कोई बैक्टीरिया जो वहां से डाइजेस्ट ना हो, तो वो बहुत सारे डिसीजेस कॉज कर सकते हैं, तो वो भी एंटीजन हो गए, हमारे लिए तो हार्मफुल ही हो गए। ठीक है, तो जब कभी भी कोई पैथोजन आता है जो जिसकी तरफ से हमको नुकसान हो सकता है, उसके अगेंस्ट भी बॉडी इम्यून रिस्पॉन्स हाइपर करती है। ठीक है, तो ऐसे कोई भी पार्टिकल जिसको हमारी बॉडी नॉर्मली डाइजेस्ट नहीं कर सकती। और दूसरी चीज कि फूड पैसेज के थ्रू जा रहा है, तो वो भी इम्यून रिस्पॉन्स ही है। HCl सिक्रेशन होना, उसको डाइजेस्ट करना, ये भी इम्यून रिस्पॉन्स ही है। पर अगर कोई प्रोटीन में स्किन में डालो बाय द इंजेक्शन, तो ये एंटीजन होगा। खाने वाले प्रोटीन को मैं सीधा बॉडी में इंजेक्शन से डालूं, तो वो हमारे लिए एंटीजन जैसा काम करेगा ना, यस मैम। है ना। तो डिपेंड करता है वे ऑफ द एंट्री भी डिपेंड करता है कि बहुत सारे एंटीजन एंटर करने के बाद डिग्रेड हो गए तो खत्म हो गया, लेकिन अगर वो खत्म नहीं हुआ है तो वो आपके लिए प्रॉब्लमेटिक हो सकता है, तो उसके अगेंस्ट में बॉडी इम्यून रिस्पॉन्स शो करती है और यही एंटीजन कहे जाएंगे। ओके, अब इम्यून रिस्पॉन्स के एवज में क्या होता है, कोई भी एंटीजन आया तो हमारी बॉडी इम्यून रिस्पॉन्स करती है, मतलब WBCs एक्टिव होंगी, या तो फिर ह्यूमरल रिस्पॉन्स होगा या तो सेल मीडिएटेड रिस्पॉन्स होगा। ह्यूमरल रिस्पॉन्स हम पढ़ चुके हैं नंदिनी, क्या होता है ह्यूमरल रिस्पॉन्स? इम्यून रिस्पॉन्स दो तरीके के होते हैं, एक होता है ह्यूमरल रिस्पॉन्स, एक होता है सेल मीडिएटेड रिस्पॉन्स। ह्यूमरल रिस्पॉन्स में क्या आता है, तो मैंने बताया था कि ऐसा रिस्पॉन्स जिसमें आपकी पूरी WBCs हो, रिस्पॉन्स करे, और इंक्लूडिंग बी सेल्स अगर रिस्पॉन्स करती है तो वो सब ह्यूमरल रिस्पॉन्स में आता है। और अगर सेल मीडिएटेड की मैं बात करूं, तो अगर T सेल का एक्टिवेशन हो जाए तो वो होता है सेल मीडिएटेड रिस्पॉन्स। ठीक है, तो आगे हम देख रहे हैं कि कैसे रिस्पॉन्स करेगा। एक जनरल मैकेनिज्म ऐसा होता है कि कोई एंटीजन आया तो उसके अगेंस्ट एंटीबॉडी बनती है, उसको बाइंड करके लाती है और डिस्ट्रॉय करवाती है। ठीक है, ये जनरल मैकेनिज्म है। अब होता है इम्यूनोजेनिसिटी और एंटीजेनिसिटी। तो एंटीजन जो शो करेगा वो एंटीजेनिसिटी, इम्यूनोजन जो शो करेगा वो इम्यूनोजेनिसिटी। तो ये वैसे तो रिलेटेड है पर थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है। और वो थोड़ा सा कंफ्यूजन क्या है कि जब कोई भी सब्सटेंस जो स्पेसिफिक इम्यून सिस्टम रिस्पॉन्स कर सकता है, ऐसा एंटीजन को हम बोलते हैं इम्यूनोजन। तो इन शॉर्ट में क्या बोलूं कि एंटीजन इम्यूनोजन हो सकते हैं। और इम्यूनोजेनिसिटी मतलब क्या, स्पेसिफिक इम्यून रिस्पॉन्स क्रिएट करें। स्पेसिफिक इम्यून सिस्टम मतलब कि बी सेल टी सेल की जब भी बात होती है ये स्पेसिफिक हो जाता है। ठीक है, तो ह्यूमरल और सेल मीडिएटेड रिस्पॉन्स जो क्रिएट करते हैं उनको बोलते हैं इम्यूनोजन। ठीक है, तो ये तो मेरी जनरल सी डेफिनेशन हो गई। हम मेजर डिफरेंस समझ लें तो शायद आपको आसानी से समझ में आ जाए। एक और चीज, इम्यूनोजेन जो होते हैं वो इम्यून रिस्पॉन्स इलाइट कर सकते हैं, एक्साइट कर सकते हैं, इम्यून सिस्टम रिस्पॉन्स जनरेट कर सकते हैं। एंटीजन एक मॉलिक्यूल होता है जो कैपेबल होता है इम्यून रिस्पॉन्स जनरेट करने में। इम्यूनोजन भी इम्यून रिस्पॉन्स देता है, ये भी इम्यून रिस्पॉन्स देता है। इम्यूनोजन नेसेसरली एन एंटीजन, बट एन एंटीजन इज नॉट इम्यूनोजन। कोई भी एंटीजन आया तो वो इम्यूनोजन हो जरूरी नहीं है। ठीक है, पर अगर कोई इम्यूनोजन है तो ये श्योरिटी है कि वो एक एंटीजन ही होगा। इसका क्या मतलब है, नहीं उल्टा समझ रहा, हर एंटीजन इम्यूनोजन हो जरूरी नहीं है। ठीक है, जैसे समझो मैं डस्ट पार्टिकल, आपकी बॉडी पे डस्ट पार्टिकल आया, तो डस्ट के एवज में बॉडी बहुत हाइपर रिस्पॉन्स थोड़ी ना करती है, करती है? बी सेल टी सेल थोड़ी ना करेगी। हाँ, होता है एलर्जिक रिस्पॉन्स, दैट इज द काइंड ऑफ हाइपर सेंसिटिविटी। पर सबको होता है क्या, कॉमनली डस्ट आया तो सब इम्यून रिस्पॉन्स करने थोड़ी ना बैठते हैं। तो वो डस्ट पार्टिकल इम्यूनोजन हो जरूरी नहीं है।
पर अगर कोई पार्टिकल एज ए इम्यूनोजन काम कर रहा है तो वो ऑब्वियसली कि वो एंटीजन ही होगा, तभी इम्यूनोजन जैसा काम कर रहा है। एंटीजन है वही इम्यून सिस्टम को इवॉक कर सकता है, पर जो एक्चुअल कैरेक्टरिस्टिक रखेगा वही इम्यूनोजन होगा, है ना, अगर इम्यूनोजेनिसिटी शो कर रहा है। अगर कोई इम्यूनोजन है तो उसमें वो कैरेक्टरिस्टिक है ही कि वो एंटीजन ही है, पर हर एंटीजन इम्यूनोजेनिसिटिक रिस्पॉन्स दे जरूरी नहीं है, ऐसा मेरा कहना है। जैसे मतलब 10 पार्टिकल है तो वो बहुत से बहुत आपके WBCs को एक्टिवेट कर सकता है, पर टी सेल बी सेल को एक्टिवेट नहीं करेगा। पर अगर कोई पार्टिकल टी सेल बी सेल को एक्टिवेट कर रहा है, मतलब वो फॉरेन ही आया है, वो बाहर से आया है, उसने सेल को अननेसेसरीली इवॉक किया है। ठीक है, तो कैरेक्टरिस्टिक में डिफरेंस देख लो फटाफट। एंटीजन और इम्यूनोजन में क्या डिफरेंस है? तो कोई भी सब्सटेंस जो इम्यून सिस्टम रिकॉग्नाइज कर सकता है, इम्यून सिस्टम को पता चलता है कि अच्छा कुछ बाहर से आया, वो एंटीजन हो। ऐसा सब्सटेंस जो स्पेसिफिक इम्यून रिस्पॉन्स दे उसको हम बोलते हैं इम्यूनोजन। ठीक है, बाहर से आया बोले तो उसने रिकॉग्नाइज किया। हाँ, बाहर से कोई भी पार्टिकल आए तो हमारी बॉडी को पता चल जाता है कि बाहर से आया, दैट इज कॉल्ड एंटीजन, है ना। पर सब्सटेंस आया हमारी बॉडी में अंदर तक गया, उसके अगेंस्ट बॉडी रिस्पॉन्स कर रही है, तो दैट इज इम्यूनोजन। ठीक है, स्पेसिफिक। हाँ, अब हर एंटीजन जरूरी नहीं है कि इम्यून रिस्पॉन्स क्रिएट करे, पर इम्यूनोजन डेफिनेटली इम्यून रिस्पॉन्स क्रिएट करेगा ही। ठीक है, इसके अलावा अब इनकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। मैं सिंपल एग्जांपल्स की बात कर रही हूँ, हम लोग कैरेक्टरिस्टिक देखेंगे, उसके बाद ये 2 पॉइंट देखेंगे कि इनका क्या मतलब है। ठीक है, तो कुछ पॉलन, डस्ट पार्टिकल, बैक्टीरियल प्रोटीन, कुछ ड्रग्स एंटीजन जैसा काम कर सकते हैं, और कुछ हार्ड प्रोटीन्स होते हैं या हेट्रोजेनिक प्रोटीन्स होते हैं जो कॉम्प्लेक्स होते हैं, ये इम्यूनोजन जैसा काम कर सकते हैं। ठीक है, इन शॉर्ट में बोलूं तो स्मॉल मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो एंटीजन जैसा काम कर सकते हैं, और इम्यूनोजन जो होते हैं वो लार्ज मॉलिक्यूल या हायर कॉम्प्लेक्सिटी रख सकते हैं। ये टॉपिक क्या होते हैं इसको हम कैरेक्टरिस्टिक में पढ़ेंगे तो आपको ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, तो अभी सिर्फ इतना ध्यान रखो कि एंटीजन और इम्यूनोजन में क्या डिफरेंस है, और स्पेसिफिक रिस्पॉन्स कौन क्रिएट करता है, सिर्फ आपका इम्यूनोजन। ओके, चल तो अभी इम्यूनोजेनिसिटी मतलब कि उसके स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक हो गए कि कोई, अभी देखो एंटीजन की बात नहीं हो रही है, अब किसकी बात हो रही है, अब बात हो रही है इम्यूनोजेनिसिटी की। ठीक है, कि कब एंटीजन इम्यूनोजन जैसा काम करेगा, कब, जब उसमें ये कोई स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स होंगी। तो सबसे पहले समझे मॉलिक्यूलर वेट या मॉलिक्यूलर साइज। कोई भी पार्टिकल का मॉलिक्यूलर साइज क्या होना चाहिए, फॉरेननेस होनी चाहिए, और उसमें हेट्रोजेनिसिटी होनी चाहिए। मतलब अलग अलग मॉलिक्यूलर साइज मतलब वेट का फिक्स है, वेट है कि इतना होगा तो एंटीजन, इससे ज्यादा होगा तो इम्यूनोजन। तो जनरली अपन बात करें सिर्फ इम्यूनोजन की, अब एंटीजन का मैटर खत्म है। ठीक है, फॉरेननेस मतलब जितने दूर का पार्टिकल उतना ज्यादा फॉरेननेस। हेट्रोजेनिसिटी मतलब उसकी कंपोजिशन की बात होगी कि किसका बना है, वो हो गया हेट्रोजेनिसिटी। तो मॉलिक्यूलर साइज देख लो फटाफट कि कोई भी पार्टिकल अगर इम्यूनोजन है तो उसका मॉलिक्यूलर वेट इतना होना चाहिए, कितना, 10,000 डाल्टन अप्रोक्स, मोस्ट एक्टिव इम्यूनोजन। तो ऐसा बोलते हैं कि इम्यूनोजेनिसिटी या इम्यूनोजन का इम्यूनोजेनिसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है विद द मॉलिक्यूलर साइज। ठीक है, अब कोई भी सब्सटेंस इससे कम हो तो वो पुअर इम्यूनोजन, और लगभग इतना हो तो वो एक अच्छा इम्यूनोजन माना जाता है। कोई भी पार्टिकल का इम्यूनोजन होना अच्छा है या नहीं, जैसे हमारी बॉडी में कोई भी पार्टिकल आया, मैं बोल रही हूँ कि ये एक अच्छा इम्यूनोजन है, तो मतलब इसका मॉलिक्यूलर वेट कितना होना चाहिए, अच्छा है 10,000 डाल्टन होना चाहिए। उससे कम हुआ तो वो कैसा हो जाएगा, पुअर इम्यूनोजन हो जाएगा, है ना। तो इसका मतलब है कि इम्यूनोजन होने के लिए आपको कितना वेट चाहिए, लगभग इतना होना चाहिए, है ना। मैं ये बोल रही हूँ कि अच्छा इम्यूनोजन होने से हमको क्या फायदा, कोई मॉलिक्यूल एक अच्छा इम्यूनोजन है, ये तो एंटीजन है और ये एक अच्छा एंटीजन है, इसका मतलब ये हो गया।
ये पंखा बंद करो ना। हम आंखों में वो आ रहा है। हाँ, आवाज में नहीं आ रही, इसकी आवाज ज्यादा आ रही है। नितिन बता देगा। चलो अभी नॉर्मल लगने लगेगा तो टेंशन। चलो, कोई भी पार्टिकल अगर अच्छा इम्यूनोजन है तो इससे हमको क्या फायदा है? हमको फायदा है कि नहीं है? नंदिनी, यस मैम। क्या फायदा है? सिस्टम होना चाहिए, अच्छा सिस्टम होना चाहिए। इम्यून सिस्टम। पार्वती बताओ। मुझे लगता है वैक्सीनेशन तो अभी वैक्सीनेशन नहीं कर रहे हैं अपन, अभी तो नेचुरल बात हो रही है। नहीं, सही बोली तू, वैक्सीनेशन में इसका इंपॉर्टेंस है, लेकिन अभी तो वैक्सीनेशन वाला पर्पस ही नहीं है अपना। अभी कोई भी पार्टिकल आया वो एक अच्छा इम्यूनोजन है, तो हमको क्या फायदा है उससे? कि अगर हमारी बॉडी में कोई फॉरेन पार्टिकल आया और हमारा इम्यून रिस्पॉन्स उसको डिटेक्ट कर पा रहा है तो उसके अगेंस्ट एक्शन लेगा। अगर डिटेक्ट ही नहीं कर पा रहा तो एक्शन कैसे लेगा? ठीक है, तो ये अच्छा इम्यूनोजन है हमारे लिए कि अगर वो आया तो हमको पता चल जाएगा कि अच्छा कुछ फॉरेन पार्टिकल आया तो हम उसके अगेंस्ट रिस्पॉन्स कर सकते हैं। अगर हमको पता ही ना चले, जैसे समझो आपको कहीं लगी, हाथ कट गया आपका कहीं से और आपको पता ही नहीं चल रहा है, तो क्या वो रिकवर होगा? बॉडी को पता ही नहीं चल रहा है, समझ गए? आपको कहीं लगी और आपको पता नहीं चल रहा, ब्लड बह रहा है, बहुत बार होता है ना हमारे साथ ऐसा, हमको पता नहीं चलता, तो क्या हम उसका ट्रीटमेंट कर पाते हैं? नहीं। तो ट्रीटमेंट ही नहीं कर पाओगे तो फिर वो तो जो घाव है जैसा का जैसा होगा अगर आप ट्रीटमेंट नहीं करोगे तो इम्यूनोजेनिसिटी इज सपोर्ट योर सिस्टम। ओके, पर ये स्टेटमेंट हमेशा सही नहीं है। बहुत से मॉलिक्यूल होते हैं जिनका मॉलिक्यूलर वेट 1000 तक भी होता है और वो बहुत अच्छे इम्यूनोजेनिक होते हैं। तो हमेशा मॉलिक्यूलर वेट वो एस्पेक्ट नहीं है जिसको देख के आप बता सकते हो कि इट हैज अ गुड इम्यूनोजेनिसिटी। आ गई समझ में? इसके कुछ एक्सेप्शंस भी हैं पर हमेशा नहीं। मेजरली ये बोल सकते हो कि जितना बड़ा मॉलिक्यूल उतना अच्छा रिस्पॉन्स, पर कभी कभी कुछ कंडीशन में ऐसा देखा गया, तो मतलब कुछ और फैक्टर भी है। तो ये कुछ और फैक्टर क्या है? फॉरेननेस भी हो सकता है ना? फॉरेननेस मतलब क्या? कि कोई भी मॉलिक्यूल के अगेंस्ट इम्यून रिस्पॉन्स एलिट हुआ और वो मॉलिक्यूल नॉन सेल्फ होना चाहिए। नॉन सेल्फ होने का मतलब कि हमारी बॉडी है, हमारी बॉडी की ही सेल्स हमारे अंदर आएगी तो हमको कोई नुकसान नहीं उससे, है ना? पर अगर कोई और की बॉडी की पार्ट आएगा तो हमारा इम्यून रिस्पॉन्स उसके अगेंस्ट काम करेगा। ठीक है, तो हमारी बॉडी में बहुत अच्छी कैपेसिटी है ये पता करने की कि कोई भी पार्टिकल सेल्फ है या नॉन सेल्फ है। अगर नॉन सेल्फ आता है तो ही हमारी बॉडी उसके अगेंस्ट रिस्पॉन्स करती है। ठीक है, जैसे एक एग्जांपल बता दूं मैं कि एक समझो कोई एंटीजन है बीएसए। बीएसए इज द प्रोटीन, जनरली बहुत ही कम मॉलिक्यूलर वेट होता है इसका। ठीक है, इट इज नॉट इम्यूनोजेनिक। ये इम्यूनोजेनिक नहीं है जब इसको काऊ में डाला जाता है, पर अगर इसी को मैं रैबिट में डाल दूं तो ये स्ट्रॉन्ग इम्यूनोजेनिक हो जाता है। इससे क्या पता चला कि बोविन सीरम एल्ब्यूमिन जो है ना वो काऊ मतलब जो कैटल्स होते हैं उनसे ही निकाला गया था, तो कैटल्स के लिए वो फॉरेन नहीं रहा, तो कैटल उसके अगेंस्ट रिस्पॉन्स नहीं करती, तो वहां पर वो इम्यूनोजेनिक रिस्पॉन्स नहीं शो करता। पर रैबिट से नहीं निकाला गया और रैबिट दूर की स्पीशीज हो गई उसकी, तो उसने क्या किया? रैबिट ने उसके अगेंस्ट रिस्पॉन्स किया कि नहीं ये मेरा पार्टिकल नहीं है, नॉन सेल्फ है मेरे लिए, तो इसके अगेंस्ट इम्यून रिस्पॉन्स इवोक होगा, तो उसको वहां से डिग्रेड करने की कोशिश करेगी बॉडी। ठीक है, तो जितना ज्यादा दूर की स्पीशीज उतना ज्यादा फॉरेननेस। जैसे समझो इसका एक बहुत अच्छा एग्जांपल है किडनी ट्रांसप्लांटेशन, ग्राफ्टिंग, है ना? कि अगर आपको जैसे बहुत बार बोलते ना कि आंख लगाने का, या मैं जनरली किडनी का ही बोल दूं, किडनी है ना? किसी को किडनी देनी है या किसी को किडनी की जरूरत है, तो ज्यादातर कोशिश होती है कि मोस्ट रिलेटिव की किडनी दी जाए। जैसे अगर कोई किसी के फादर है, उनको किडनी की जरूरत है, तो या तो उनका बच्चा दे या उनके फैमिली में से कोई दे, भाई हो गया, बहनें हो गई या कोई भी, तो वो रिलेटिव मोस्ट क्लोजेस्ट रिलेटिव देखे जाते हैं। अगर फिर उससे दूर का कोई रिलेटिव हो गया या कोई आप जिसको नहीं जानते उसकी अगर आपने किडनी ले ली, तो ऐसे केसेस में इनके ग्राफ्ट के रिजेक्शन होने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं।
या मैं स्पीशीज की बात कर लूँ कि अगर किडनी की जरूरत है तो ह्यूमंस की किडनी ह्यूमन में लगेगी, कोई और स्पीशीज की किडनी आप में लग नहीं सकती जनरली, पर अगर आप ऐसा ट्राई करते हो तो उसके भी एक्सेप्टेंस के चांसेस बहुत कम है। हाँ, तो अब इसमें भी रिलेटेडनेस देख के डाली जाती है जनरली, है ना। वैसे तो इंसान इंसान की भी किडनी ठीक से नहीं ले पा रहा है ना, क्योंकि अगर आपको किसी भी पर्सन की किडनी मिल जाए तो आपको बहुत ज्यादा इम्यूनोसप्रेसिव ड्रग देने पड़ जाते हैं। तो ये फॉरेननेस है जो हमारा इम्यून सिस्टम समझता है कि जितना दूर का पार्टिकल उतना उसके अगेंस्ट रिस्पॉन्स करता है, ठीक है। इसके अलावा गॉट की मैं अगर बात करूं तो गॉट के कंपैरिजन चिकन में इम्यूनोजेनिसिटी ज्यादा इवोक करेगा, क्योंकि गॉट से रिलेटेड है बोविंग्स, ठीक है। चल, बीएसए का मॉलिक्यूलर वेट बताओ जल्दी। बहुत ही कम है, जबकि अभी अपन ने एंटीजन की कितनी बात की थी, कितना होना चाहिए एंटीजन होने के लिए? 5000। पर वो तो वीक है। 5000 से 10,000 वाला जो केस है ना वो वीक इम्यूनोजन है। 10,000 लगभग होता है तो वो अच्छा इम्यूनोजन माना जाता है। इसका लगभग होता है 66 किलो डाल्टन बीएसए का, तो बहुत ज्यादा वेट नहीं है मतलब इसका। 66,000। ठीक है, इसको वेस्टर्न में भी यूज करते हैं ना वो, इसको बहुत सारे टेस्टिंग के लिए यूज करते हैं। बीएसए इज द प्रोटीन। नहीं, हम लोग वो करते थे क्या क्या वो वेस्टर्न प्रोटीन के जो बर्ड्स रहते थे ना, उसमें डालते थे थोड़ी देर के लिए, फिर निकाल के वॉश बीएसए में डाल के, फिर बीएस वाटर से वॉश किया। बीएसए इज एक्चुअली प्रोटीन। तो जब कभी भी आपको कंटेंट चेक करना हो क्रोमेटोग्राफी, अच्छा वहां पे ब्लॉकिंग एजेंट जैसा काम यूज होता है, हाँ इट इज ओके, ठीक है। वो ब्लॉकिंग भी इसलिए क्योंकि वहां पे कंटेंट को फिक्स करना होता है और बाइंडिंग करनी होती है, इसलिए बीएसए, तो वहां पर भी वो एज अ प्रोटीन ही काम कर रहा होता है, ठीक है। इट्स नॉट यूजफुल इन द वॉशिंग, इट्स यूजफुल फॉर द फिक्सिंग। चलो, तो ये इम्यूनोजेनिसिटी के एग्जांपल्स है। जैसे समझो कि आपके पास है बीएसए, हाँ ये दिया है 69,000, इट इज ए इनफ इम्यूनोजन, है ना। इसके अलावा बीजीडी बोविन गामा ग्लोबिन, इसका मॉलिक्यूलर वेट दिया है। तो ज्यादातर आप जितने भी एग्जांपल देखोगे ना, जैसे लाइसोजाइम्स है तो ये 15,000 लगभग, तो ये सब अच्छे इम्यूनोजन है। इसका 2 लाख अप्रोक्स होता है केएलएच का। ओवेल्ब्यूमिन का होता है 44,000। याद कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ नाम देख लो कि ये सब क्या है, ये सब एंटीजेंस है जिनका मॉलिक्यूलर वेट लगभग इतना होता है। अगर इनको किसी की बॉडी में डालोगे तो ये एज ए इम्यूनोजन काम करेंगे, क्योंकि ये मॉलिक्यूलर वेट रेंज में आ रहे हैं जो अपनी है। कितनी है अपनी? अगर कोई एंटीजन को इम्यूनोजन बनाना है तो कितना चाहिए मॉलिक्यूलर वेट? 10,000 लगभग। तो ये सब उससे ज्यादा है ना? कोई सा कम दिख रहा है क्या? सब ज्यादा ही है, ठीक है। टिटेनस टॉक्सॉइड का कितना मॉलिक्यूलर वेट होता है? 1 लाख अप्रोक्स बोला आपने बोविन का। हाँ 66 अप्रोक्स इतना ही होता है, ठीक है। चलो, तो ये सब मॉलिक्यूलर वेट के बिहाफ पर आप समझ सकते हो। और ये तो मॉलिक्यूलर वेट की बात हो गई, लेकिन जैसे आपने काउ में डाला तो काउ में तो एज इम्यूनोजन काम नहीं कर रहा है, क्योंकि रिलेटेडनेस भी एक मैटर हो गया। तो फॉरेननेस इज ऑल्सो कंसिडर्ड ड्यूरिंग द एंटीजेनेसिटी। थर्ड टॉपिक है आपका हिट्रोजेनेसिटी, मतलब एंटीजन किसका बना है वो भी मैटर करेगा, ठीक है। तो साइज एंड फॉरेननेस इज नॉट इनफ टू कैलकुलेट इम्यूनोजेनेसिटी। तो उसके लिए आपको इम्यूनोजेनिक प्रॉपर्टी पढ़ने के लिए आपको ये भी देखना पड़ेगा कि किसका बना है, ठीक है। तो जनरली हिट्रोजेनेसिटी मतलब कंपोजिशन, केमिकल कंपोजिशन ऑफ द एंटीजन, ओके। तो अगर कोई एंटीजन सेम तरीके के चीजों से बना है तो उसको हम बोलते हैं होमोपॉलीमर्स,
है ना। और अगर दो अलग अलग कंपोनेंट से बना है तो उसको हम बोल देते हैं हेटेरोपॉलीमर। जैसे कि मैं बोलूँ सेल्यूलोज, सेल्यूलोज जानते हो किसका बना होता है? इट इज अ पॉलीसेकेराइड। किसका बना है? वेरी गुड। पॉलीसेकेराइड किसका बना है? कार्बोहाइड्रेट पढ़ लिया ना। सेकेराइड इज द कार्बोहाइड्रेट। पॉली मतलब बहुत सारे कार्बोहाइड्रेट। तो कौन सा बहुत सारे? देखो कोई भी, ये क्या है? एक पॉलीमर हो गया। और कोई भी पॉलीमर बना है तो किसी न किसी मोनोमर से बना होगा, है ना। तो सेलुलोज का पॉलीमर क्या है? सॉरी, सेलुलोज तो अपने आप में पॉलीमर ही है, इसका मोनोमर है क्या? ग्लूकोज। तो अगर जैसे सेलुलोज है तो बहुत सारे ग्लूकोज 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 से बना है, तो इसको बोलते हैं होमोपॉलीमर्स। ऐसे ही अगर मैं बोलूँ आपका इम्यूलिन या हाइलुरोनिक एसिड बोल दूं, तो हाइलुरोनिक एसिड किसका बना होता है? पेप्टाइडोग्लाइकन समझते हो? पेप्टाइडोग्लाइकन किसका बना होता है? एन ग्लूकोसामीन एंड एन एसिड। ठीक है, तो दो यूनिट अलग अलग है, ये दोनों यूनिट अल्टरनेट चलती हैं, तो एक जैसी नहीं है। इस तरीके के पॉलीमर को बोलते हैं हेटेरोपॉलीमर। तो अगर मैं सिंपल सेलुलोज डालूं और मैं पेप्टाइडोग्लाइकन डालूं तो ज्यादा इम्यूनोजेनिक रिस्पॉन्स कहां से आएगा? पेप्टाइडोग्लाइकन लेयर से आता है। ठीक है, तो जितनी ज्यादा कॉम्प्लेक्सिटी होगी वो उतना अच्छा इम्यूनोजन माना जाता है। हिट्रोजेनेसिटी जितनी ज्यादा, जितना ज्यादा कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल उतना ज्यादा रिस्पॉन्स। ठीक है, तो केमिकल स्टडीज ये बताती हैं कि प्रोटीन के ऑर्गेनाइजेशन पर भी डिपेंड करता है और उसके कंपोजिशन पर भी डिपेंड करता है। तो होमोपॉलीमर यूजुअली कम इम्यूनोजेनिक मिलेंगे और हेटेरोपॉलीमर ज्यादा ज्यादा इम्यूनोजेनिक मिलेंगे। ठीक है, इसके अलावा कोई शुगर है जो सिंपल चीजों से बना है तो वो कंपैरेटिवली कम इम्यूनोजेनिक मिलेगा आपको। ओके, इसके अलावा देखो प्रोटीन के स्ट्रक्चर भी समझते हो ना आप। प्राइमरी स्ट्रक्चर है, किसी का सेकेंडरी स्ट्रक्चर है, फिर टर्शरी स्ट्रक्चर है, क्वार्टरनरी स्ट्रक्चर है, ऐसा। ठीक है, तो मुझे ये बताओ, यहाँ चार तरीके के स्ट्रक्चर होते हैं ना, ये हो गया प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी और क्वार्टरनरी। अगर मैंने ये चार प्रोटीन डाले तो कौन ज्यादा अच्छा इम्यूनोजन होगा? कौन ज्यादा अच्छा इम्यूनोजन होगा? जितनी कॉम्प्लेक्सिटी उतना अच्छा इम्यूनोजन। तो कंपैरेटिवली अगर मैं बोलूं कि सेकेंडरी और टर्शरी में से कौन अच्छा इम्यूनोजन, तो जो जितना कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर रखेगा वो उतना ज्यादा इम्यूनोजेनिक होगा। तो कॉम्प्लेक्सिटी इज डिफाइन द इम्यूनोजेनिसिटी एंड इट इज ऑल्सो इफेक्टिव। ओके, तो हमने तीन चीजें पढ़ी। क्या क्या देखा हमने? मॉलिक्यूलर वेट देखा, स्टार्च कैसा पॉलीमर है? पॉलीसेकेराइड में कौन सा पॉलीमर है? होमोपॉलीमर है कि हेटेरोपॉलीमर है? तो होमो ज्यादा इफेक्टिव होता है कि हेटेरो? क्या? उन्होंने चार वो दे रखे थे और पूछा था कि कौन सा हेटेरोपॉलीमर होता है। हाँ, फर्स्ट क्वेश्चन में कब आएगा? क्या ऑप्शन थे? एक तो सेल्यूलोज था, स्टार्च भी हो सकता है ना, स्टार्च भी था, तो ग्लाइकोजन, ग्लूकोज और क्या है? ग्लाइकोजन तो वो है ना। अरे भाई सब सब होमो ही है। ग्लाइकोजन किसका बना है? सेलुलोज किसका बना है? आपको दिया होगा हाइलुरोनिक एसिड या ऐसा कोई टर्म्स। सेलुलोज और क्या बोली तुम? स्टार्च। ये तीनों ही होमोपॉलीमर्स है। ठीक है, इसके अलावा कोई ऑप्शन हो तो फिर देखेंगे। हाँ, दूसरा अपन ने देखा कि फॉरेननेस कितनी है वो डिपेंड करेगा, जितना ज्यादा फॉरेन उतना ज्यादा इम्यूनोजेनिक। तीसरा हमने देखा हिटेरोजेनेसिटी, जितना ज्यादा हिट्रोजेनिक स्ट्रक्चर उतना ज्यादा इम्यूनोजेनिक। तो ये तीनों कैरेक्टरिस्टिक जिसमें होंगे वो इम्यूनोजन कहा जा सकता है। ओके, चलो अब अगर कोई भी एंटीजन है जो इन सारे कैरेक्टरिस्टिक को नहीं रखता पर ना वो डिसीज कॉज कर रहा है, तो क्या करें? काइटिन भी इन्यूलिन का बना हुआ है। हेपेरिन आंसर आएगा उसका। वो होता है सल्फेट, सल्फेट करके कुछ। क्वाड्रेटिन। इसका आंसर है
हाँ क्वांटिटी, ये इसी में तो आता है। हाँ चार, दो, एक तो सेलुलोज बता दिया तुमने, एक स्टार्च ऑप्शन है, एक काइटिन है। हाँ और हेपेरिन आंसर होगा इसका, ये बोल रही हूँ मैं। हाँ तो मतलब कौन सा होमो और कौन सा हेपेरिन? मैं बोल रही हूँ कि तुम चार ही ऑप्शन बता रही हो मुझे, तो मैं तो आंसर उसमें से दूंगी ना। कौन कौन से बताया है? हाँ तो तुम स्टार्च बोली ना, मैं तो स्टार्च लेके चल रही हूँ, सेलुलोज, स्टार्च और बाकी तुम्हारा हेपेरिन बोला। अच्छा तो फिर वो सल्फेट वाला ऑप्शन है आपका। हाँ चलो कुछ भी बताते रहते हैं। बढ़िया बढ़िया बढ़िया। चलो तो इसका मतलब है कि आपको कार्बोहाइड्रेट भी देख लेने की जरूरत है, बहुत ही सिंपल सिंपल क्वेश्चंस आते हैं। तो ये जो जो नाम आ रहे हैं ना, इनको देख लेना, जो भी क्लास अटेंड कर रहे हैं वो लोग भी, ठीक है। स्टार्च का कंपोजिशन देखना। अच्छा इसमें ऐसे भी क्वेश्चंस आते हैं कि अल्फा कंपोजिशन होता है, बीटा कंपोजिशन होता है, ठीक है। किसमें 1,4 लिंकेज होता है, किसमें 1,2 लिंकेज होता है, किसमें 1,6 लिंकेज होता है। बताओ इन तीनों में से किसमें 1,6 लिंकेज होता है। कौन सा लीनियर पॉलीसेकेराइड है, कौन सा लीनियर पॉलीसेकेराइड है इसमें से, ठीक है। ऐसे क्वेश्चंस भी आते हैं। चलो तो मेरा क्वेश्चन ये है कि कोई एंटीजन है और ये डिसीज कॉज कर रहा है, पर ना इसका मॉलिक्यूलर वेट भी बहुत कम है, और ये जनरली इसका हेट्रोजेनेसिटी भी कम है। दो चीजें, मॉलिक्यूलर वेट बहुत कम है और इसकी हेट्रोजेनेसिटी भी बहुत कम है। तो इसकी वजह से अगर ये बॉडी में आ भी रहा है ना, तो बॉडी इसको पहचान नहीं पा रही है, और इसकी वजह से बॉडी रिस्पॉन्स नहीं कर पा रही, और ये कंटिन्यूसली रिस्पॉन्स करता चला जा रहा है, डिसीज कॉज कर रहा है। अब क्या करूं मैं इसको? अगर अच्छा पहली चीज कि ये एक एंटीजन तो है, पर ये अच्छा इम्यूनोजन नहीं है, ठीक है, नॉट गुड। अब वो नॉट गुड तो ठीक है, तुमको तो डिसीज ही कर दी उसने, नुकसान ही कर गया अपना, अपन तो कुछ कर ही नहीं पाए। तो क्या करें? तो ऐसे एंटीजन के अगेंस्ट हम वैक्सीनेशन कर सकते हैं, है ना। पर अगर आपको तब भी वैक्सीनेशन करना है, तब भी इसको इम्यूनोजेनिक तो बनाना ही पड़ेगा। तो हम ऐसा क्या करें कि इसकी इम्यूनोजेनिसिटी इंप्रूव हो जाए? हमको कुछ तो करना पड़ेगा ना, जिसकी वजह से इस एंटीजन को हम पहचान, हमारी बॉडी पहचान पाए, उसके अगेंस्ट रिस्पॉन्स कर पाए, ठीक है। तो क्या कर सकते हो इसके अगेंस्ट में? आप दोनों चीजें कर सकते हो, मॉलिक्यूलर वेट बढ़ा सकते हो और हेट्रोजेनेसिटी बढ़ा सकते हो, इससे आपकी इम्यूनोजेनेसिटी इंक्रीज होगी। तो ऐसा एक्सपेरिमेंटली कैसे करते हैं? तो उसके लिए कुछ टर्म्स यूज किए जाते हैं, इसको हम बोलते हैं एडजुवेंट्स। आप क्या कर दो? ऐड कर दो कुछ सब्सटेंस। तो ये एडजुवेंट्स क्या होते हैं? कुछ ऐसे सब्सटेंस होते हैं जिनको एंटीजन के साथ मिक्स करके इंजेक्ट कर देते हैं बॉडी में, तो इससे इसकी इम्यूनोजेनेसिटी इनहेंस हो जाती है ना। बढ़िया बात। चलो तो एडजुवेंट क्या करते हैं? बूस्ट करते हैं इम्यून रिस्पॉन्स को, जब एंटीजन की इम्यूनोजेनेसिटी बहुत कम हो, या फिर एंटीजन बहुत ही कम अमाउंट में प्रेजेंट है, या फिर उसका मॉलिक्यूलर वेट बहुत कम है, ठीक है। जनरली एडजुवेंट जो होते हैं वो स्पेशली इम्यून रिस्पॉन्स को इवॉक करने के लिए ही पढ़ा जाता है, ठीक है। चलो तो एंटीजेनिक परसिस्टेंस प्रोलॉन्ग करने के लिए एडजुवेंट यूज किए जाते हैं। इसका क्या मतलब? परसिस्टेंस इज प्रोलॉन्ग, परसिस्टेंस मतलब ठहरना, प्रोलॉन्ग मतलब लॉन्ग टर्म के लिए, ठीक है। तो एंटीजन को अगर बॉडी में लॉन्ग टर्म के लिए रखा जाए तो बॉडी समझ पाएगी कि अच्छा कुछ फॉरेन पार्टिकल आया, ठीक है। तो ये क्या करता है? ये कौन कर रहा है? ये एडजुवेंट करता है। एडजुवेंट परसिस्टेंट टाइम बढ़ाते हैं। इसके अलावा ये को स्टिमुलेटरी सिग्नल्स भी इनहेंस करते हैं। ये सब स्टेटमेंट आए हैं इसी टर्म में आए कि एडजुवेंट की खासियत क्या है, और ऐसे टर्म्स दे देते कि इसमें से क्या सही है, ठीक है। इसके अलावा एडजुवेंट जहां पर भी रहता है वहां पर लोकल इन्फ्लामेशन क्रिएट करता है, और यही सब तो चाहिए था आपको, तभी तो हमारी बॉडी इम्यून रिस्पॉन्स करेगी, ठीक है। इसके अलावा ये लिम्फोसाइट्स के प्रोलिफरेशन को भी स्टिमुलेट कर सकते हैं, बट इट इज नॉट स्पेसिफिक, ठीक है।
तो ये प्रोलिफरेशन करता है लिम्फोसाइट्स का, स्पेशली बोलूं तो बी सेल्स का। तो ये सब खासियत है, ये सब कैरेक्टरिस्टिक है एडजुवेंट्स के। अब एडजुवेंट्स में आप क्या ऐसा ऐड कर दोगे कि ये सब चीजें हो जाएंगी, मतलब को स्टिमुलेटरी सिग्नल बन जाएंगे, इन्फ्लामेशन होगा, तो कुछ तो आपको ऐड करना पड़ेगा, है ना। तो हम लोग ऐड करते हैं इसको, मतलब कोई भी एंटीजन को परसिस्टेंट करने के लिए वाटर ऑयल एडजुवेंट्स बनाए जाते हैं, ठीक है। वाटर ऑयल एडजुवेंट्स को लेकर एक साइंटिस्ट थे फ्रुंट्स, इन्होंने 2 एक्सपेरिमेंट दिए अपने, और 2 एक्सपेरिमेंट में इन्होंने 2 तरीके के एडजुवेंट्स यूज किए। एक होता है इनकम्प्लीट एडजुवेंट्स और एक होता है कंप्लीट एडजुवेंट्स। तो इनकम्प्लीट एडजुवेंट्स क्या है, समझो कि कोई एंटीजन है, इस एंटीजन को मिक्स कर दिया ऑयल के साथ और आपकी बॉडी में डाल दिया, ठीक है। या तो ऑयल के साथ या फिर बहुत सारे इमल्सिफाइंग एजेंट्स होते हैं, जैसे कि मेनाइड मोनोलेट, ये इसका एग्जांपल है और इसी नाम से आता है। और आपसे ये भी पूछा जाता है कि इनकम्प्लीट एडजुवेंट में क्या यूज किया था, तो मेनाइड मोनोलेट यूज किया जाता है, ठीक है। ये क्या है, तो ये एक इमल्सिफाइंग एजेंट है। इसको मिक्स कर दिया एंटीजन के साथ और बॉडी में डाल दिया, तो आपने देखा होगा कि ऑयल की कंसिस्टेंसी बहुत हाई होती है, मतलब वो टिक जाता है कहीं पर भी, तो वो धीरे 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 चलेगा, और जब वो धीरे धीरे चलेगा तो बॉडी में ज्यादा देर तक रुकेगा। तो ये क्या करता है, ये परसिस्टेंस बढ़ाता है ऑयल, और इसमें एंटीजन जो होते हैं वो ऑयल के साथ छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स के फॉर्म में एंटीजन के अराउंड चले जाते हैं, और जब आप इसको इंजेक्ट करते हो तो बॉडी उसके अगेंस्ट रिस्पॉन्स करती है। ओके, अब पूछा जाए कि फ्रूट से इनकम्प्लीट एडजुवेंट में आपने क्या यूज किया, तो क्या बोलोगे, इमल्सिफाइंग एजेंट, क्या, मोनोमेनाइड, ठीक है, ऑयल और ड्रॉपलेट्स, ऑयल चीनी में कुछ ड्रॉपलेट्स, छोटे छोटे ड्रॉपलेट के फॉर्म में एंटीजन के साथ आसपास जुड़ जाते हैं, ऐसा ये मोनोलेट ऐसा छोटा छोटा, ठीक है। अब अगला फ्रूट्स कंप्लीट। फ्रूट्स कंप्लीट में क्या करते हैं, हम एंटीजन को मिक्स कर देते हैं हीट किल्ड माइकोबैक्टीरिया के साथ। माइकोबैक्टीरिया समझते हो, माइकोबैक्टीरिया इज द बैक्टीरिया। इसकी सेल वॉल होती है, ये बहुत ही हेटेरो कॉम्प्लेक्स होती है। इसकी सेल वॉल किसकी बनी होती है, म्यूरामाइल डाइपेप्टाइड की बनी होती है कंपोजिशन इसकी सेल वॉल, ठीक है। तो इसको मिक्स कर दिया आपने, ऐड कर दिया एंटीजन को माइकोबैक्टीरिया के साथ, और फिर बॉडी में डाला, तो इसकी जो सेल वॉल है ना वो हेटेरोजेनेसिटी रखती है, तो उसके अगेंस्ट बॉडी रिस्पॉन्स करती है, और ये बन जाता है आपका अच्छा इम्यूनोजन। ओके नंदिनी, क्या पढ़ाया मैंने, किसी एंटीजन को अगर आपको अच्छा इम्यूनोजन बनाना है तो क्या करोगे, उसके साथ एडजुवेंट ऐड कर देंगे, ठीक है। एडजुवेंट के 2 टाइप होते हैं, फ्रूट्स कंप्लीट और फ्रूट्स इनकम्प्लीट। फ्रूट्स इनकम्प्लीट में क्या किया, एंटीजन को ऑयल के साथ या फिर इमल्सिफाइंग एजेंट के साथ मिक्स करके डाला। तो जब वो इमल्सिफाइंग करते हो ना, तो इमल्सिफाइंग मतलब पूरे मिक्स नहीं होते, रह जाते हैं, तो छोटे छोटे ड्रॉप जैसे लेयर बनाते हैं एंटीजन के आसपास, फिर उसको डालो बॉडी में, तो वो धीरे धीरे चलेगा, तो बॉडी को पता चल जाएगा कुछ आया। समझ गई। फ्रूट्स कंप्लीट मतलब एक्चुअली इसमें कुछ सेल वॉल कंपोनेंट डाले जाते हैं, जिसकी वजह से आपका एंटीजन बड़ा भी हो जाता है और हिटेरो भी हो जाता है, हिटेरो कॉम्प्लेक्सिटी रख लेता है। तो अब इसको डालोगे तो इस पेप्टाइड के अगेंस्ट बॉडी रिस्पॉन्स करेगी, ठीक है। तो ये 2 नाम पर ही क्वेश्चंस आते हैं कि फ्रूट्स कंप्लीट और फ्रूट्स इनकम्प्लीट एडजुवेंट्स क्या होते हैं, ठीक है। अब एक टर्म है यहाँ पर एपिटोप्स, बस ये टर्म्स ही पूछे जाते हैं ज्यादातर। एंटीजन के ऊपर कुछ स्ट्रक्चर पाए जाते हैं और इनसे ही बाइंड करती है एक्चुअली एंटीबॉडी। तो वो स्ट्रक्चर देखो, अगर कोई एंटीजन है ना तो पूरा का पूरा एंटीबॉडी से बाइंड नहीं होता, किसी न किसी जगह से बाइंड होता है। तो वो जगह जहां पर एंटीबॉडी बाइंड कर सकती है, इसको हम बोलते हैं एपिटोप्स। और एंटीबॉडी के पास भी वो जगह होती होगी जिससे एंटीजन बाइंड करता है, तो पूरा एंटीबॉडी भी बाइंड नहीं होता। एंटीबॉडी की वो साइड जहां से एंटीजन बाइंड करता है क्या बोलते हैं, पैराटॉप्स। ओके, ये नाम भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो कोई भी इम्यून सेल पूरा का पूरा इंटरेक्ट नहीं करती एंटीजन से,
जिस जगह से एंटीजन इंटरेक्ट होता है। एंटीबॉडी से, अरे भाई सीधा समझो, तो ये पैराटॉप होता है, कोई एंटीजन है बाइंड करता है एंटीबॉडी से, हाँ, तो पूरा का पूरा तो नहीं बाइंड कर सकता ना, कहीं एक जगह से बाइंड करता होगा, है ना। तो वो जगह जहां से एंटीबॉडी बाइंड करती है उसको बोलते हैं एपिटॉप्स, या फिर एंटीजेनिक डिटर्मिनेंट्स कहा जाता है इनको। और एंटीबॉडी में भी कहीं साइड से जुड़ता होगा, तो एंटीबॉडी में जहां से जुड़ता है उसको बोलते हैं पैराटॉप्स। तो इन शॉर्ट में ये से बोलूं कि एपिटॉप्स किस पे पाए जाते हैं? एपिटॉप्स एंटीजन के ऊपर। और पैराटॉप्स किस पे पाए जाते हैं? एंटीबॉडी के ऊपर पाए जाते हैं। अरे भाई दो चीजें जुड़ रही है, हाँ, तो पूरा पूरा स्ट्रक्चर तो नहीं जुड़ेगा ना, कहीं तो जुड़ेगा। एंटीजन, तो ये जो एंटीजन पे जुड़ रहा है, एंटीजन के पास जो है हाँ, एंटीजेनिक डिटर्मिनेंट्स कहे जाते हैं, उसको हम बोलते हैं एपिटॉप्स, ठीक है। और एंटीबॉडी के पास जो है उसको बोलते हैं पैराटॉप्स, और यही से ये बाइंड करते हैं, ठीक है, पूरे स्ट्रक्चर से बाइंड नहीं करते। तो एपिटॉप्स एक्चुअली वो स्ट्रक्चर है जो इम्यूनोलॉजिकली एक्टिव होते हैं, और एक इम्यूनोजन कहाँ से बाइंड करता है? एपिटॉप से बाइंड करता है, किससे? एंटीबॉडी। ओके, चलो एक और चीज, अगर कोई एंटीजन बहुत ही छोटा है और अब ये कर रहा है डिसीज कॉज, ठीक है, बहुत कॉम्प्लेक्स है, हेट्रोजेनिसिटी सब कुछ है, पर साइज बहुत छोटा है और डिसीज कॉज कर रहा है। अब हमारी बॉडी को पता नहीं चल पा रहा है और हम चाहते हैं कि इसके अगेंस्ट हम इम्यूनाइज हो जाए, तो मैं क्या कर सकती हूँ? उसको तो जब एंटीजन का साइज बहुत छोटा होता है ना, तो फिर उसमें एंटीजेनिक प्रॉपर्टी लाने के लिए हम यूज करते हैं कैरियर, ठीक है। तो कैरियर और हेप्टेन, तो हेप्टेन स्मॉल ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल होते हैं दैट आर एंटीजेनिक बट नॉट इम्यूनोजेनिक। तो ये जो छोटा एंटीजन में बोल रही हूँ ना, इसको बोलते हैं हेप्टेन। हेप्टेन मतलब बहुत ही स्मॉल एंटीजन है और प्रॉब्लमेटिक भी है, पर वो इम्यूनोजेनिक नहीं है। तो इस केस में हम केमिकल कपलिंग करते हैं और एक लार्ज प्रोटीन के साथ जोड़ते हैं, करियर ऑलवेज प्रोटीन। ये इस पे भी स्टेटमेंट आए हैं कि करियर क्या हो सकते हैं, तो करियर हमेशा प्रोटीन ही होते हैं। तो करियर की वजह से इस हेप्टेन के साथ जुड़ जाता है करियर और बनता है हेप्टेन करियर कॉन्जुगेट्स, और इस हेप्टेन करियर कॉन्जुगेट की वजह से एंटीबॉडी बनती है ना। तो कौन कौन से तरीके की एंटीबॉडी बनती है? पहले डायग्राम देखो अच्छे से, फिर लिखना। जैसे समझो हेप्टेन तो छोटा सा है, यस मैम, अपन ने लगाया कैरियर और इसके ऊपर जोड़ दिए हेप्टेन्स, ऐसा, ठीक है। ये है प्रोटीन और ये है हेप्टेन, ये है प्रोटीन। अगर इसको मैं किसी की बॉडी में डालूं तो कैसी कैसी एंटीबॉडीज बनेगी? एक तो करियर के लिए एंटीबॉडी बनेगी, एक ये हेप्टेन है इसके अगेंस्ट एंटीबॉडी बनेगी, और दोनों के अगेंस्ट भी बन सकती है, ठीक है। तो देखो यहाँ पे ये पिंक पिंक सारे बना दिए उनने हेप्टेन, और ये जो कैरियर है ना, इनके ऊपर भी कुछ मार्कर्स होंगे। तो जिसके भी अंदर आपने डाला तो कौन कौन सी एंटीबॉडी बनाएगा? एक तो हेप्टेन के अगेंस्ट बनाएगा, एक बनाएगा कैरियर के अगेंस्ट, और एक बनाएगा इन दोनों के मिक्स। तो ये हो जाएगा आपका कॉन्जुगेट टाइप ऑफ एंटीबॉडी। एक एंटीबॉडी बनेगी सिंपल करियर के लिए, एक एंटीबॉडी बनेगी सिंपल हेप्टेन के लिए, ओके। तो इस तरीके से आपकी बॉडी इम्यूनाइज हो जाएगी, आपको जो भी करवाना हो, ठीक है। तो जब कभी भी एंटीजन बहुत छोटा होता है तो हम क्या यूज करते हैं? कैरियर यूज करते हैं, और इस तरीके की एंटीबॉडीज बनती है, ओके। चलो, तो अभी तक हमने क्या क्या देखा नंदिनी, बताओ। एंटीजन, हाँ, एंटीजन से क्या, फिर उसके बाद मतलब एंटीजन और इम्यून सिस्टम में जो इम्यूनोजेनिसिटी है, हाँ, उसमें डिफरेंस देखा, और फिर एपिटॉप्स, एपिटॉप्स के बाद हेप्टेन्स, ठीक है। हेप्टेन क्या होते हैं? हेप्टेन स्मॉल मॉलिक्यूल होते हैं, ठीक है। इम्यूनोजेनिक बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा? इम्यूनोजेनिक बनाने के लिए करियर ऐड करना पड़ेगा, ठीक है। तो एंटीबॉडी किस किस की बनेगी? करियर की भी बनेगी, हेप्टेन की भी बनेगी, और दोनों के मिक्स भी बनेगी, तो इसको बोलते हैं कॉन्जुगेट। हाँ, अब ये सब क्यों कर रहे हैं अपन?
ताकि फॉरेन पार्टिकल्स आए तो अपनी बॉडी को पता चल जाए कि मतलब एक चीज तो ये हो गई है ना। दूसरा, अगर जैसे कोई एंटीजन है उसके अगेंस्ट मेरे को एंटीबॉडी बना के रख लेनी है ना। जैसे मैं बोलूँ कि एंटीजन एज मतलब कोई डस्ट पार्टिकल हो गया, कुछ हो गया, है ना। नहीं, जैसे मैं बोलूँ कि स्नैक का जो जहर अच्छा, है ना, वो जो स्नैक का पॉइजन है वो भी प्रोटीन ही होता है, ठीक है, वो एज एंटीजन हो गया हमारे लिए। तो अब हमारी बॉडी तुरंत रिस्पॉन्स करके हमको बचा नहीं सकती, तो आप क्या करोगे, उसके लिए ऑलरेडी एंटीडॉट्स रखने पड़ेंगे हमको, है ना। तो उस जहर के लिए मैंने क्या किया, उस जहर को मैंने किसी जानवर की बॉडी में डाल के देखा और उतना डाल के देखा जिससे वो मरे ना, तो उसकी बॉडी रिस्पॉन्स करेगी, उसके अगेंस्ट एंटीबॉडी बनेगी, उसकी एंटीबॉडी ले लूं मैं, बॉटल में भर दो प्योरीफाई करके, और जब किसी को जरूरत हो तो उसका एंटीडॉट लगा दो, तो बच जाएगा। तो पर एक्चुअल में जैसे ये जैसे सांप ने मार काट लिया, ऐसे एज एंटीजन बॉडी में आया, है ना, तो उसको अपन बचाने के लिए मतलब क्या उसमें रहता है, क्या करते हैं? डॉक्टर इंजेक्शन लगाता है, एंटीडॉट्स लगाता है, एंटीडोट्स ना, वही उसी जहर के अगेंस्ट एंटीडोट बने हुए अपने पास, उस एंटीडोट को आपने सीधा डाल दिया तो आप बच क्या गए। होता है जो एंटीडोट होते हैं वो क्या होते हैं? वही तो होते हैं, एंटीबॉडीज ही होती है, प्रोटीन होता है। उसका अगेंस्ट मॉलिक्यूल होता है। जैसे जहर है तो वो भी कुछ केमिकल कंपोजिशन है ना उसकी, वो डिटेक्ट कर लिया अपन ने, वो किसी के अंदर डाला, जैसे समझो मैंने डाला रैबिट के अंदर, ठीक है। अब रैबिट ने बनाई बहुत सारी एंटीबॉडी, किसके अगेंस्ट, इस एंटीजन के अगेंस्ट, ठीक है। अब ये रैबिट से मैं एंटीबॉडी कलेक्ट कर लूं और उसको क्या कर लूं, स्टोर कर लूं, ठीक है। तो वो जो रैबिट ने जो एंटीबॉडी बनाई है वो अपन इसके अगेंस्ट है, अपन इंसानों में डाल सकते हैं, इसके अगेंस्ट है, अब वो अपने पास एंटीबॉडी आ गई, तो इस एंटीजन के अगेंस्ट है ना वो, अब वो एंटीजन किसी को इन्फेक्ट करता है तो आप ये एंटीबॉडी सीधे सीधे दे सकते हो तुरंत बचाने के लिए, ठीक है। तो ज्यादातर पॉइजनस सब्सटेंस के लिए ऐसे टर्म्स यूज किए जाते हैं। ऐसे बहुत सारी मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज बनाने के लिए भी किया जाता है, मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज भी बनाने के लिए किया जाता है। जैसे कि कोई स्पेसिफिक डिसीज हो गई, जैसे कि टेटेनस हो गया या किसी भी तरीके का, तो वैसे तो जिनके लिए वैक्सीनेशन नेचुरली हुआ है उनको वो डिसीजेस हो नहीं रही, पर कोई ऐसी डिसीज है जिसका वैक्सीनेशन नहीं हुआ है, फिर भी हमको करना है, उसको पढ़ना है या हमको जरूरत पड़ रही है उसकी, तो हम क्या करेंगे, इसे बना के रख सकते हैं। तो उसके लिए भी हेप्टेन करियर कॉन्जुगेट्स यूज किए जा सकते हैं। आगे समझ में, एप्लीकेशन समझ में आ गया। चलो, तो हम जिस डॉक्टर्स को खुद बना के मतलब जैसे केमिकल स्ट्रक्चर बनाते हैं लैब वगैरह में, तो उसको भी तैयार कर लेते हैं ना एंटीबॉडी, सब रेडी, जैसे तो वो मेडिसिन के फॉर्म में देते हैं। हाँ, वो मेडिसिन ही हो गए उनके लिए, वो थोड़ी ना बोलने आते कि हमने एंटीबॉडी दिया। नहीं मैम, जैसे वो भी तो केमिकल मतलब उसमें लैब में तैयार किया गया होगा ना। हाँ, से नहीं ले पाए हम इंस्टेंट, लेकिन और भी कुछ तरीके होते हैं, बहुत सारे तरीके होते हैं, इट इज जस्ट एग्जांपल, लेकिन हाँ एक्सपेरिमेंटली ऐसे करते हैं। कोई भी पर्पस से चाहिए ना हमको, जैसे कि कोई भी डिसीज बोल दो, उसके अगेंस्ट अगर आपका डॉक्टर के पास जाए कि हम ये, तो वो तुरंत मतलब उनके पास बनी हुई रहती, तो वो एंटीबॉडी, तो पैसे उस टाइम पे काम आ जाता है, ठीक है। अब हमेशा एंटीबॉडी के रेस्पेक्ट में, अगर अभी अपन तो इम्यूनो की बात करें इसलिए अपन एंटीबॉडी के रेस्पेक्ट में बात कर रहे हैं, अदरवाइज मेडिसिन बेस्ड काम होता है फिर ऐसा। चलो, तो आज के टॉपिक पर बेस्ड हम लोग कुछ एमसीक्यूज देख रहे हैं, तो फटाफट क्वेश्चंस पढ़े और आंसर बताएं। Which of the following is true about antigens? Antigens can also be spoken. क्वेश्चन है आपका, मतलब ABCD या कुछ ऐसा कुछ है क्या? नहीं, ये 4 ऑप्शन है ना आपके पास। Which of the following is true about antigen? एंटीजन के बारे में क्या सही है? Only the protein antigen are always large molecule that can trigger an immune response. Immune currently inception that the immune system recognize that not all but not all can trigger. चलो पढ़ लेते हैं यहाँ से। एंटीजन कैन ओनली बी प्रोटीन, सिर्फ प्रोटीन हो सकते हैं। नहीं, मतलब एंटीजन्स आर ऑलवेज लार्ज मॉलिक्यूल दैट कैन ट्रिगर इम्यून रिस्पॉन्स। देख लेते हैं, एंटीजन्स कैन बी एनी सब्सटेंस दैट द इम्यून सिस्टम रिकॉग्नाइज बट नॉट ऑल ऑफ देम ट्रिगर एन इम्यून रिस्पॉन्स। ओके, एंटीजन्स कैन नॉट बी फाउंड ऑन पैथोजन। एंटीजन पैथोजन पे नहीं मिलते, ये तो गलत ही बोल दिया इनने, ठीक है। अभी हाँ, इसलिए ये स्टेटमेंट तो हो गया गलत, ये स्टेटमेंट भी हो गया गलत। अभी बी थोड़ा सा ठीक है,
पर क्या हमेशा लार्ज मॉलिक्यूल होते ही है? हमेशा लार्ज मॉलिक्यूल थोड़ी ना होंगे, इसलिए वो बोलते हैं C is right. इसलिए सी इज द करेक्ट आंसर. Antigen Next can be- question. Which is the term? What is the term for the specific region on an antigen that bind to an antibody's paratope? Paratope. कौन सा स्पेसिफिक रीजन होता है एंटीजन के ऊपर जो पैराटॉप से बाइंड करता है? Paratope से तो मैम ये epitopes. क्योंकि बाकी सब टर्म तो वैसे अपन ने देखे नहीं है, नहीं है epitopes से लेकिन एपिटोप वो पार्ट होता है जो एंटीजन पे प्रेजेंट होता है और पैराटॉप किस पे? एंटीबॉडी पे. हाँ एंटीबॉडी एंटीबॉडी पे. ठीक है, तो एपिटोप इज करेक्ट आंसर. तो आइसोटोप समझते हो? लिगेंड और रिसेप्टर का अभी इनसे कोई लेना देना नहीं है, ये सब टर्म आप समझने लगोगे जो साथ साथ में पढ़ोगे. चलो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट. Which of the following is a key characteristic of immunogen? Immunogen का क्या key characteristic है? Immunogen always smaller than antigen. Immunogens are a subset of immunogens capable of triggering some response. Immunogens do not interact with antibody include Ma'am, B is the right answer. B? Okay. Immunogens are always smaller than antigen. गलत. Immunogens are subset of antigen capable of triggering immune response. Okay. Immunogen do not interact with antibodies. गलत है, एंटीबॉडी से इंटरेक्ट करता है. ठीक है. इम्यूनोजन कैन ओनली बी कार्बोहाइड्रेट, तो ये भी जरूरी है, कुछ भी हो सकता है. इट मे बी प्रोटीन, इट मे बी लिपिड्स, कार्बोहाइड्रेट भी हो सकता है ना. हाँ, कार्बोहाइड्रेट हो सकता है बट नॉट ओनली. हाँ ओनली. ठीक है. So B is correct answer. Next question. Which of the following true about the haptens? Small. तो स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं. हेप्टेन्स आर लार्ज इनफ टू इंड्यूस इम्यून रिस्पॉन्स देयर ओन. खुद नहीं कर सकता. दूसरी चीज लार्ज नहीं होता. ठीक है. हेप्टेन्स कैन नॉट बी रिकॉग्नाइज्ड बाय इम्यून सिस्टम अनलेस बाउंड टू अ लार्ज कैरियर मॉलिक्यूल. थर्ड स्टेटमेंट. हेप्टेन्स आर ऑलवेज प्रोटीन्स. Heptane directly trigger T cell response without needing a carrier. B. देखो करियर के बिना तो काम नहीं करता. तो स्टेटमेंट गलत हो गया. हमेशा प्रोटीन होता है जरूरी नहीं है, तो बच जाता है सिर्फ एक ही ऑप्शन आपके पास. और ये हमने पढ़ा है कि हाँ, अगर इसके साथ करियर मॉलिक्यूल ना जुड़े तो ये रिकॉग्नाइज नहीं हो पाता. इट इज हाँ, क्योंकि फिर वो रिस्पॉन्स ही नहीं करती बॉडी. ठीक है, क्योंकि उसका साइज कैसा होता है? बहुत ही स्मॉल साइज होता है. सो बी इज करेक्ट. molecules that are antigenic but not इम्यूनोजेनिक. वेरी गुड. चलो लास्ट क्वेश्चन. Which of the following is an example of a substance that could act as an antigen? could act as an antigen. DNA, cell wall protein of bacteria, water, salt. Cell wall proteins of bacteria. Wow. Which of the following is an example of substance that could act as an antigen? इसमें से एंटीजन क्या है? तो डीएनए एज एंटीजन नहीं होता. वाटर, सॉल्ट और सेल वॉल ऑफ प्रोटीन ऑफ बैक्टीरिया. मतलब बैक्टीरिया का जो सेल वॉल होता है, प्रोटीन आ रहा है तो ऑब्वियसली वही होगा. बैक्टीरिया का सेल वॉल हो गया तो एक कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल हो गया ना, तो वो एज एंटीजन काम करता है. सो बी इज करेक्ट आंसर. हाँ बोला तो नहीं. हाँ, मतलब मैं खुश हूँ कि तुम चलो बढ़िया आंसर देने लगी हो. चलो, तो कल हम लोग पढ़ेंगे एंटीबॉडी के बारे में. और कोशिश करो टाइम से आओ. बाय बाय.